चेहरे की खाल इस तरह से उधेड़ दी गई थी जैसे बंद कमरा, 5वीं किश्त। सुबह मेरी आंख मां की गोद में खुली। वो हल्के हल्के मेरा माथा सहला रही थी। मैं एकदम से उठ बैठा। सब लोग मुझे चिंतित नजरों से देख रहे थे। मैं रात वो मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से बस कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल पाए। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ। तू शायद रात को रसोई में बेहोश हो गया था। मां मेरे सर पर हाथ फेरती हुई बोली, ऐसा क्या हुआ था जो तू बेहोश हो गया? भैया ने पूछा और मैंने उन्हें रात उठने से लेकर बेहोश होने तक की सारी घटना बता दी। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। वो हवा यहां भी आ गई। हमें जल्दी बाबा के पास चलना चाहिए। मां घबराई सी बोली। इसके बाद सब उठ गए। मैं भी नहाने धोने के लिए अपने बाथरूम में चला गया। शीशे के सामने खड़े होकर मैं बीती घटनाओं के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक मुझे अपने बाएं कंधे पर एक खरोंच का निशान दिखाई दिया। मैंने बहुत कोशिश की, मगर मैं याद ही नहीं कर पाया कि वह खरोंच मुझे कैसे लगी। मैं वैसे ही परेशान था, इसलिए मैंने उस बात पर इतना ज्यादा गौर नहीं किया और नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गया। अभी निकलने में कुछ देर थी, इसलिए मैंने सोचा कि बाहर गांव में निकलकर देख लेता हूं। शायद कोमल से मुलाकात हो जाए तो उससे मैं बीती शाम के बारे में भी कुछ पूछ सकूं। इसलिए थोड़ी देर में वापस आने की कहकर बाहर निकल गया। मैं थोड़ी दूर ही निकला था कि एक शोर मेरे कानों में पड़ा। लोग एक घर की तरफ भागे जा रहे थे। मेरे कदम खुद ब खुद उधर बढ़ गए। ये तो महेश जी का घर था। शहर में जिस मकान में मैं रहता था वो महेश जी का ही था। 1-2 साल पहले ही वे वापस गांव आ गए थे और वह घर किराए पर दे दिया था। उनके घर से आते शोर और लोगों के जमावड़े को देखकर मुझे इतना अंदाजा तो हो ही गया था कि कुछ गड़बड़ हुई है। मगर वहां पहुंचकर मुझे बड़ा झटका लगा। मुझे लगा था महेश जी की मां गुजर गई, मगर यहां तो महेश जी की लाश पड़ी हुई थी। आसपास खून बिखरा हुआ था। गले पर गहरे निशान थे जिनसे अभी भी खून रिस रहा था। चेहरे की खाल इस तरह से उधेड़ दी गई थी जैसे कोई आलू का छिलका उधेड़ देता है। इस वजह से चेहरे पर मांस के लोथड़े नजर आ रहे थे जिनसे निकलने वाला खून जमकर काला पड़ चुका था। रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। ऐसा लगता था मानो कई फीट ऊपर से फेंका गया। इतनी भयंकर मौत कोई दुख से बोला, मगर उसमें भय का पुट था। ऐसा कौन सा जानवर है भैया जो इतनी बुरी तरह से नोचता है? कोई और बोला। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घर वालों के साथ और भी कई लोगों के बयान हुए, मगर कोई भी कुछ भी बता पाने में सक्षम नहीं था। ऐसी भयानक क्षत विक्षत लाश देखकर मुझे तो उबकाई आने लगी थी। मैं भीड़ को हटाते हुए बाहर आ गया। अरे राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आवाज पहचानता था। मैं तुरंत ही पलटा। वहां कोमल खड़ी थी। कुछ नहीं, यहां से गुजर रहा था तो ये भीड़ देखकर रुक गया। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही अंदर पैर रखने की। गांव वाले बातें कर रहे हैं कि बहुत बुरी तरह से नीचा गया है। मैंने दुख से सर हिला दिया। वैसे कोमल, कल शाम को तुम एकदम से कहां गायब हो गई थी? मैंने अचानक ही उससे पूछा। कल शाम को? उसने अनिश्चितता से मुझे घूरते हुए पूछा। हां, कल शाम को तुम मुझे रमेश काका के खेत के पास नहीं मिली थी क्या? मैं तो कल पूरे दिन घर पर ही थी, बाहर निकली ही नहीं। किससे मिलाए? हां? उसने मुझे चिढ़ाया। अरे किसी ने नहीं, मजाक कर रहा था मैं बस। हा हा। मैंने माहौल को हल्का करने का प्रयास किया ताकि उसे कुछ पता न चले, मगर उसकी यह बात सुनकर मेरी हालत पतली हो गई थी। माथे पर पसीना आ गया था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूं। अच्छा, मैं चलता हूं, मुझे काम है जरा। मैं वहां से जाते हुए बोला। अरे सुनो तो, राज राज, उसने आवाज दी, मगर मैं जैसे उस वक्त कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। अब बस मुझे जल्द से जल्द बाबा से मिलना था। अब वे ही मेरी आखिरी आस रह गए थे। जारी है, अगर वो कोमल नहीं थी तो कौन थी? किससे मिला था मैं पिछली शाम को?